नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा आज तक जो-जो चीजें आपको मिली हैं, जिस तरह की क्वालिटी आपको मिली है, वो आगे भी मिलती रहेंगी। लेकिन आज जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ये थोड़ा-सा स्पेशल है। स्पेशल उनके लिए है जिन्होंने एसएससी सीजीएल का टायर 2 का एग्जाम दिया यानी मेंस का एग्जाम दिया है। क्वेश्चन का जो लेवल था इस बार बहुत ही आसान था, तो जिन लोगों ने भी पीटी को क्रॉस किया है, वो निश्चित तौर से मेंस के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से किए होंगे। अभी मैं इस सेक्शन को लेके आया हूँ, जहाँ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि एसएससी सीजीएल ने रीजनिंग के कैसे सवाल आपसे पूछे हैं और ऐसे सवालों को जिन लोगों ने भी रीजनिंग को आसानी से पढ़ा होगा, यानी थोड़ा भी पढ़ा होगा ध्यान से, सारे के सारे क्वेश्चन करके आए होंगे। यानी ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपने नहीं किया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जितने लोग इस बार एसएससी सीजीएल का मैथ्स दिए हैं, निश्चित तौर से उनके बीच जो कंपटीशन है थोड़ा टफ होने वाला है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन किया हुआ है। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं, आप जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है, आप आके आंसर को मैच कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है और क्या गलत है। सभी लोगों का डाउट आज खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो सारा का सारा फिनिश कर दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उसके कैसे आंसर निकलेंगे, इस सारी चीजों पर डिस्कशन आज होने वाला है। और आगे जो एग्जाम आज देने वाले हैं उसके लिए एक आइडियाज आपको मिल जाएगी कि कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सीजीएल मेंस में रीजनिंग का क्या पूछा गया था, ये आपके सामने है। यानी पहला ही सवाल जो आपका पूछा गया है, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया है। कैसा सवाल है वो ध्यान से देखिए। सवाल नंबर फर्स्ट, क्या आपसे सवाल पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे कथन है, उसके बाद 1 और 2 के रूप में क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को पढ़िए और तय कीजिए कि दिए गए कथन के लिए कौन सा अनुमान सही होगा। कथन पहला दिया है कि भारत में, यानी कथन नंबर फर्स्ट जो है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। आप हमेशा देखते हैं पेट्रोल के, डीजल के दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं, आए दिन बढ़ते रहते हैं। और जब दाम बढ़ता और घटता है तो हमारे देश के बड़े बड़े लोग डिबेट करते हैं। हमारे और आपके बीच में कहीं भी बैठ के दो लोगों के बीच में डिबेट होता रहता है। तो डिबेट जो होता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है, डिबेट किस मुद्दे पर होता है, ये सारी चीजें चर्चा हम लोग करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो हिस्सा होता है, ये जो आपका रीजनिंग है, क्या है, अजम्पशन है, यानी अनुमान है। ये जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि कीमत में वृद्धि हुई है, इसका अनुमान क्या लगाया जा सकता है। 1 मिनट में चेक करता हूं। यहाँ आपका छूटा है अनुमान, यानी मैंने अपने क्वेश्चन को अपने पास रखा है ताकि कोई भी चीज अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक है तो आपको दिख जाएगी। मेरे हाथ में आपका क्वेश्चन है, इसलिए कोई गलती नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए। सवाल कह रहा है कि आपके भारत में जो ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई सीमा नहीं है, इसका अनुमान लगाना है। यानी जब ऐसा होता है तो अनुमान लगाइए कि ऐसा क्यों होता है, किस मुद्दे पर होता है, ऐसा बार बार क्यों होता है। तो जब हम डिबेट आपस में करते हैं तो बहुत बार आप देखे होंगे कि हम लोग आपस में डिबेट करते हैं कि अरे अंतर्राष्ट्रीय आपका तेल का दाम गिर गया है तो यहाँ तेल का दाम क्यों नहीं गिर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम बढ़ गया तो यहाँ तेल का दाम बढ़ गया, घटा तो क्यों नहीं घटा। इन सब मुद्दों पर हम लोग आपस में बात हमेशा करते रहते हैं। लेकिन आज जो सामने फैक्ट है इस पे बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग कहता है कि जो चीजें लॉजिकली रूप से सही हो उसको हम मानेंगे, आपके और हमारे डिबेट से काम नहीं चलेगा। तो जो चीजें लॉजिकली रूप से सही होंगी वहां भी आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन में पहला अनुमान जो लगाया गया है वो अनुमान है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। भैया ये जो अनुमान है, क्या आपको लगता है कि सही है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर ईंधन में कटौती कर देती है, आप हमेशा देखते होंगे अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो बार बार कहा जा रहा कि भारत कुछ कटौती कर देता है, भारत सरकार, बिहार सरकार कुछ कटौती कर देता है तो इसका काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकारें ईंधन पर अपने कर को कम कर दे तो दाम गिर जाए। नहीं, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता, हमेशा नहीं। अगर ऐसा होता तो आपकी भारत सरकार और बिहार सरकार पूरी तरह से कर को क्या कर देती, खत्म कर देती और आपको पेट्रोल और डीजल के दाम 50 रुपए मिलने लगते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार और भारत सरकार का खजाना भी यहीं से भरता है, इसलिए इस चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो आप जो अनुमान लगा रहे हैं ये अनुमान आपका सही नहीं है, यानी कर के रूप में आप इस चीज को नहीं सोच सकते। केंद्र और राज्य सरकार जो आप सोच रहे हैं इस तरह से काम नहीं कर सकती। क्लियर है? दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव जो है ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। अगर ऐसा होता तो जब वहां दाम गिरता है तो हमारे यहाँ दाम क्यों नहीं गिराया जाता। तो ये हमारा जो अनुमान है, ये दोनों का दोनों अनुमान क्या है, सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है, फिर से डिबेट कर रहा हूं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सही नहीं है
कि अगर अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ता है तो आप कहते हैं दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, तो घटता है तो घटता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन है, मैंने क्या कहा, भारत सरकार और बिहार सरकार, चाहे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसका खजाना के एक हिस्सा है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम। तो कभी भी उस चीज पे वो डिबेट नहीं करते हैं। जब भी आप जाके कहिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम गिरा, आप भी गिराइए, वो नहीं गिराते हैं, है ना। यानी जब प्रेशर ज्यादा पड़ता है कभी, तो उनके हाथ में ये दोनों चीजें बिल्कुल क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट इसका डिसाइड करती है। ये हम जो अनुमान लगा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार गिर गया तो आप भी गिरा दीजिए, या फिर केंद्र और राज्य सरकार अपना टैक्स गिराए ताकि पेट्रोल डीजल का दाम कम हो, हमारे और आपके डिबेट से कोई होने वाला नहीं है। यानी लॉजिकली रूप से ये दोनों के दोनों अनुमान क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जिस ऑप्शन में दिया हो, ना तो अनुमान 1 और ना ही 2 सत्य होंगे, यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है? यानी आपका आंसर नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और इसमें होना चाहिए, यानी मेरे द्वारा कही गई बातें शायद आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है आपकी सोच कुछ और कहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उस पे आके आपको डिबेट करूंगा, फिर से आके आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। ये सवाल जो है, ये सवाल आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। और कैसा सवाल है, ध्यान से समझिए। चलिए क्वेश्चन कैसा है समझिएगा। कह रहा है कि यहाँ प्रश्न दिया गया है और प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं, उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज के केंद्र की ओर है या बाहर की ओर, अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा में। डी किस दिशा की ओर अभिमुख है? ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। हर टॉपिक में डाटा सफिशिएंसी का इस्तेमाल होता है। ब्लड रिलेशन आइए, सिटिंग अरेंजमेंट आइए, पजल में आइए, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो कह रहे हैं आपको बताना है कि इसमें कुछ लोग का मुंह अंदर है, कुछ लोग का बाहर है। टोटल लोग कितने हैं? 6 लोग हैं। तो कह रहा है कि आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है कि डी किस दिशा की ओर अभिमुख है, डी का मुख किस दिशा की ओर है, अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, ये आपको समझाना है। और इसके लिए आपको, आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। अब इसमें कथन का मतलब क्या होता है समझिए। ये जो सवाल पूछा हुआ है, कहने का मतलब है कि अगर इसके पढ़ने से आपका जवाब मिल जा रहा है, तो आप ऑप्शन में जाइए और आपको देखिएगा कि ऑप्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑप्शन कैसा दिया गया है, तो कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 नहीं है। अगर केवल इसके पढ़ने से आपका आंसर बन गया तो आप आंसर ए टिक कर दीजिए। दूसरा है कि कथन 1 और 2 मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, अगर दोनों को मिलाकर आंसर निकलेगा इसका, तब आप इसको टिक कीजिए। तीसरा कह रहे हैं कथन 2 अकेले, यानी कथन 2 से सिर्फ इसका आंसर निकल जाएगा, तो आप कथन 2 को क्या कीजिए, टिक कीजिए। और लास्ट ऑप्शन कहता है कथन 1 और 2 मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त नहीं है, अगर दोनों को मिलाने से भी आपका आंसर नहीं निकलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या कीजिए, डी कीजिए। क्लियर है? आप लोग भी देखिए, जब आपके साथ सवाल आता है तो आप वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाइए, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको मैच कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और मुझसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है ना। आइए, तो पहला हम जो पढ़ते हैं उसको ध्यान से देखिए। पहला हमने क्या दिया है, तो पहला हमारे पास दिया है कि बी एफ के दाएं, पहले टोटल लोग कितने हैं, एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग करेंगे, फिर दोनों को एक साथ मिला के करेंगे, पता चल जाएगा। कह रहा है बी एफ के दाएं दूसरा स्थान पर बैठा है, कहीं भी ले लीजिए, बी एफ के दाएं दूसरा स्थान पर, और दोनों केंद्र की ओर अभिमुख है। दोनों का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। कह रहा बी एफ के दाएं, एफ यहां मान लें, और जब केंद्र की ओर होते हैं तो इनका दायां साइड ये होता है, आपको पता है, और बाएं साइड ये होता है ना। तो एफ के दाएं दूसरे स्थान में, बी एफ के दाएं दूसरे स्थान में, बी कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। और दोनों का जो फेस है वो कहां है, अंदर की ओर है। आगे, ए और ई के बीच किसी भी छोर से केवल 2 व्यक्ति हैं। ए और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ये नहीं दिया किसका मुख किधर है, बस इतना पता है कि इसके बीच 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों को जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर इसको नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि बोला है कि ए और ई के बीच में कितने लोग हैं, 2। अगर यहाँ ए को बैठाइएगा तो यहाँ ई के लिए जगह खाली नहीं है, और यहाँ ए को बैठाइएगा तो यहाँ ई के लिए जगह खाली नहीं है। यानी ए और ई का क्या है, आपस में आमने सामने होंगे। इनके बीच में किधर, किसी भी साइड से 2 लोग चाहिए, तो किसी भी साइड से कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। आगे कह रहा है ठीक है, ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा तो ठीक है। ए अगर बी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, इसका मतलब हम ए को यहाँ नहीं रखेंगे, ए को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ए को कहाँ रख देंगे जी, तो ए को ऊपर रख देंगे, यहाँ हो जाएगा। क्लियर? अभी भी इस कथन के पढ़ने से आप मुझे बताइए, अभी भी 2 जगह खाली रह गया। अब डी यहाँ होगा कि डी यहाँ होगा, कुछ पता है, क्योंकि पूछा तो डी के बारे में है। तो डी का तो यही पता नहीं कि डी यहाँ होगा कि यहाँ होगा, तो डी की दिशा पूछा है, जगह तो उसको मिला ही नहीं अभी तक, दिशा कहाँ से निकलेगा। इसका मतलब कि सिर्फ कथन 1 के पढ़ लेने मात्र से आपका आंसर तो नहीं निकलने वाला।
क्लियर है। अब हम अकेले इसको पढ़ के देखते हैं और फिर जब नहीं होगा तो फिर दोनों को एक साथ पढ़ के देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है, सी बी की विपरीत दिशा में अभिमुख है। अच्छा, सिर्फ कथन दो के पढ़ने से कुछ होने वाला है, आइए देखते हैं। कह रहा है सी बी की विपरीत दिशा में अभिमुख है। अब ये पता है कि सी बी की विपरीत दिशा में होगा, इसका मतलब सी अगर अंदर होगा तो बी बाहर होगा और बी बाहर होगा तो सी अंदर होगा। लेकिन सिर्फ इसके पढ़ने से क्या हमें आइडिया मिल रहा है क्या कि सी और बी का दिशा क्या है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। भैया डी सी के बाएं दूसरा स्थान पर बैठा है, कहां बैठा है, सी का मुख किधर है, डी का मुख किधर है, कुछ आइडिया है नहीं। यानी केवल कथन दो के पढ़ने से भी आपका काम नहीं चला। यानी केवल कथन एक और केवल कथन दो, जिसमें आपको दिया ये कथन तो पहले ही बाहर हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। यानी कथन एक अकेले प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता और ना ही कथन दो अकेले इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अब दोनों को एक साथ मिलाते हैं। चलिए, तो एक को तो मैंने पहले ही सजा रखा है, बी वाले स्टेटमेंट को एक के साथ मिला के देखते हैं कि क्या इन दोनों के मिलने से आपका आंसर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है सी बी की विपरीत दिशा में अभिमुख है, तो भैया सी है कहां मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है कि इसके विपरीत दिशा में होगा। यानी अगर बी अंदर की ओर है तो सी बाहर की ओर होगा, यही इसका मतलब होता है। तो सी यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा, मुझे आइडिया अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, उसके बाद कह रहे डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जहां भी बैठा है सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो यदि आप सी को यहां बैठाना चाहते हो, सोचो, और आपको पता है कि सी का मुख किधर होगा, बाहर होगा, क्यों, क्योंकि बी का मुख कहां है, अंदर है। यदि आप सी को यहां बैठाएंगे तो कह रहा है डी सी के बाएं होगा और ये बाहर की ओर मुख करेगा, तो इसका बायां यहां होगा जहां जगह खाली नहीं है। अच्छा, अगर आप सी को यहां नहीं बैठा सकते तो फिर सी को बैठाने का जगह कहां खाली है मेरे दोस्त, तो सी को बैठाने का जगह यहाँ खाली है और बाहर की ओर मुख करेगा। और कह रहा है कि डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो यहाँ डी बैठ जाएगा। यानी डी का जगह तो कंफर्म मिल गया कि डी यहाँ बैठेगा। लेकिन अभी भी दिशा पता नहीं चला है, क्योंकि हमें पता क्या करना है कि डी किस दिशा में अभिमुख है। तो डी का मुख किधर होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा, कोई आइडिया है नहीं है। इसका मतलब कि एक और दो को मिलाने के बाद भी इसका आंसर आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो किस ऑप्शन में दिया है, कथन एक और दो मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी इन दोनों को मिलाने से भी, इन दोनों को अलग अलग सोचने से भी इस सवाल का जवाब आप नहीं निकाल पा रहे हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, चेक करो विजिबिलिटी है। अगला जो सवाल है ये आपका सवाल हो गया पैटर्न को पूरा करने वाला, है ना। इस फिगर में आपको पैटर्न को पूरा करना है, यानी आपको बताना है कि इसका पैटर्न कौन सा सही होगा। तो देखिए, जितने भी नॉन वर्बल के सेक्शन होते हैं वो आपको बखूबी पता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से मैं पढ़ाता हूँ। यानी आप ऑप्शन को क्या करें, एलिमिनेट करें, पता चल जाएगा कौन सा आंसर आपका होगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन अगर नहीं भी जानते होंगे तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन का शेप बना दो, आपको पता चल जाएगा सही और गलत क्या होगा। शेप कैसे, इसको पूरा कर दो, शेप को पूरा करने का मतलब इस शेप को ऐसे पूरा कर दो, इस शेप को ऐसे पूरा कर दो और इस शेप को लाके इधर चले जाओ, जो होगा वही आपका जवाब होगा। अब आप खुद देखिए कि कौन सा ऐसा शेप है जो बिल्कुल टू कॉपी इसी की तरह बना हुआ है। क्या ये है, नहीं है। क्या ये होगा, नहीं होगा। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बचा क्या, सी नंबर। यानी यही शेप है जिसको उठा के आप वहां रखेंगे तो फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिसको हम कहते हैं टॉपिक का नाम कंप्लीशन ऑफ फिगर। यानी फिगर को क्या किया जाता है, कंप्लीट किया। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए। जिस भी आकृति में ऐसी बनी हुई है उस आकृति को उठा के आप आंसर दे दीजिए। क्या इसके अलावा और कोई आकृति है जी, नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन से छांटना होता तो देखते जाते क्या नहीं और क्या है, एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको छांट सकते हैं। तो सारे नॉन वर्बल को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल जो आपका है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, आसान सवाल है, बिल्कुल टफ सवाल नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, साइन को चेंज करके आपको बता देना है कि कौन सा आंसर होगा। यानी आपके दिए गए ऑप्शन में आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा उतनी ही जल्दी ये सवाल आपसे बनने वाला है। मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि आपको सीखना है। यहाँ आपको करना क्या है कि डिवाइड को गुना से चेंज करना है और प्लस को माइनस से चेंज करना है। ऐसा करने के बाद आपको बता देना है कि कौन सा आंसर आपका होगा। तो डिवाइड के जगह पे गुना रख लो 4, माइनस के जगह पर प्लस रख लो 217, गुना के जगह पर भाग रख लो 7 और प्लस की जगह पर माइनस रख लो और इसका कैलकुलेशन का आंसर बता दो। क्या कैलकुलेशन करोगे जी,
तो 4 3 12 1 4 एकम 4 1 5 4 एकम 4 452 प्लस इसको भाग कर दो 7 3 21 1 और -4 बस यही काम तो करना है दोस्त। 452 में जब 4 जोड़िएगा तो होगा 456 और इसमें से घटाना कितना है 31 तो 6 में से 1 गया 5 5 में से 3 गया 2 और आपका आंसर हो जाएगा 425। सॉरी 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 कुछ गलती हो गया, शायद कुछ गलती हो गया। यहाँ फिर से देखिए ये होगा 452 प्लस इसको करिएगा तो 7 3 21 7 एकम 7 माइनस क्या करना है जी 4 यानी इसको जोड़ना तो हमने गलती से साइन लगा दिया। अब चलिए 2 1 3 5 3 8 यानी 400 क्या हो जाएगा 83 माइनस करेंगे 4 13 में से 4 जाएगा 9 यानी 479 आपका क्या होगा आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में 479 है वही आपका क्या है बिल्कुल आसान। ऐसा एक और सवाल है, सेम सवाल दो आपके ऐसे सीजीएल ने पूछे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि रीजनिंग के लेवल को बहुत ही कम कर दिया ऐसे सीजीएल ने, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए उसे। इस तरह का सवाल इजी सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए। ये भी सवाल देखिए पुराने तरह के सवाल है जो पुराने एग्जाम में पूछा जाया करते थे, बैंकिंग में भी कभी कभी पूछा जाया करता था। हो सकता है कि बैंक के कुछ क्वेश्चन को ला के यहाँ दिखाया जा रहा हो, क्योंकि आने सीईटी आने वाला है, बैंक एसएससी रेलवे सबके लिए कॉमन होगा, हो सकता है उसके लिए काम किया जा रहा हो। ठीक है, आइए यहाँ कह रहा है कि हॉकी के दूसरे दूसरे का मतलब ओ, चौथे चौथे का मतलब के, पांचवे 2 4 5 ई और छठे छठे का मतलब वाई। कह रहा है कि बाएं से दाएं गिनने पर, बाएं से दाएं गिनने पर दूसरे चौथे पांचवे छठे अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग। कहने का मतलब है कि इसमें से जो 4 लेटर निकाले गए हैं इससे आप कौन सा वर्ड बना सकते हो। ये तो देख के वर्ड ही बना हुआ है ओके। आप कहते हैं ना किसी को ओके, ओके का मतलब क्या होता है हो गया। यानी आप किसी काम को जब कोई आदमी से आपसे कोई कहता है काम करने के लिए, आप कहते हैं ओके मैं कर लूंगा, इसका मतलब ठीक है मैं कर लूंगा। ये तो ऑलरेडी शब्द है ओके। अब क्या इसके अलावा और कोई शब्द बनाया जा सकता है? तो भैया देखिए इस सवाल का जवाब वही बता सकता है जिसके पास वर्ड पावर की क्षमता हो। अगर वर्ड पावर आपके पास नहीं होगा तो ये सवाल का जवाब आसानी से बना नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन है, जिसमें आपको मीनिंग आनी चाहिए। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही आंसर है। जितने लोग ए मार्क आए होंगे यानी एक आंसर मार्क आए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई वर्ड बनाने की अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई वर्ड आपका नहीं बनता दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। ये भी सवाल आपका किससे रिलेटेड है? नॉन वर्बल से रिलेटेड है। और नॉन वर्बल को कैसे सॉल्व करना है? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर है ये फिगर क्या हुआ है? ये फिगर उल्टा हुआ है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये फिगर तो उल्टेगा, क्योंकि ये सवाल जो है एनालॉजी से है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलरिटीज, समानता। जैसी समानता इन दोनों फिगर में होगी वैसी ही समानता ऐसे आकृति में भी आपको कर देनी है। तो आप मुझे बताइए ये जो आकृति है इस आकृति के साथ आप क्या कर रहे हैं? इस आकृति को आप उल्टा कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, सीधे 180 डिग्री पर घुमा दिया। तो इसको भी तो 180 डिग्री घुमाओगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन क्या कहता है कि जिसमें 180 डिग्री नहीं घुमा होगा उसको पहले बाहर कर दीजिए। इसमें तो 180 घुमाई नहीं है, सेम रह गया तो बाहर हो गया। इसमें 180 नहीं घुमाया, बाहर हो गया। अब 180 या तो इसमें घुमा है या तो इसमें घुमा है। अब दूसरा दिमाग क्या लगाना है? ये तो पता चल गया कि या तो ये होगा या तो ये होगा। दूसरा, ये जो फिगर था अगले फिगर में इस कोने पर आ गया है और उल्टा हो गया है। तो ये भी जो फिगर है ये इसमें आएगा। तो आप बताइए मुझे कोने पर जाएगा कि नहीं जाएगा और उल्टा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब किस आकृति में ये फिगर सही कर रहा है? तो ये आकृति नंबर ए है जिसमें इस फिगर को क्या किया जा रहा है? सही किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है शब्दों को सजाना है। शब्दों को सजाने का मतलब होता है, देखिए जब भी ये सवाल आपके एग्जाम में आता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ये जो टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का है, शब्दों का तार्किक क्रम। तार्किक क्रम का मतलब तर्क के अनुसार लॉजिकली कौन सा इसका क्रम सही होता है। इसका मतलब ये क्या है? एक कपड़े बनाने का एक शॉर्ट, जैसे मैंने जो शॉर्ट पहना है इसको बनाने का प्रोसेस है। तो शॉर्ट को बनाने का प्रोसेस क्या होता है? पहले क्या इस्तेमाल किया जाता है, फिर क्या इस्तेमाल किया जाता है, फिर क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं ऑप्शन से जाना चाहता हूं, आप आगे से या पीछे दोनों साइड से सोच सकते हैं। इसमें यही मजे की बात है कि इसमें आगे और पीछे दोनों साइड से सोच सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आपको कपास चाहिए, यानी आप कपास लेंगे तभी तो कपड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कपास चाहिए। कपास के बाद आप क्या करेंगे? उसका धागा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो 5 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। धागा जब आएगा तो उसका फैब्रिक रेडी कीजिएगा। जब तक धागा नहीं आएगा तब तक आप फैब्रिक पर काम कैसे कीजिएगा? 3। इसके बाद शॉर्ट पीस तैयार होता है,
यानी आप दुकान में जाइएगा तो आपको कहा था ना कि शॉर्ट का पीस है, इसको फाड़िए, ले जाके सिलवाइए, तो पहले शॉर्ट पीस तैयार होता है और फिर शॉर्ट तैयार होता है, तो आपका क्या आएगा 1 और उसके बाद 4। तो जिस भी ऑप्शन है 5 2 3 1 4 दिया है उसको टिक कर दिए, वही आपका जवाब होगा 5 2 3 1 4। ये नंबर आपका क्या है, ऑप्शन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर। ये भी आपका सवाल सीरीज का है, नॉन वर्बल का सवाल है। यहाँ भी ये सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देखिए सीरीज है, सीरीज का मतलब चैन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो नियम लगेगा वही आपका आंसर बना देगा। तो पहले से दूसरे में जाते समय कौन सा नियम लगा है, फिर तीसरे से चौथे में जाते समय कौन सा नियम लगा है, उसी नियम को आपको चौथे से पांचवें में जाते समय कर देना है। कैसे करेंगे सोचिए। पहले अगर एरो की बात करें तो एरो कैसे चला है, एरो यहाँ चला है इस दिशा की ओर, यानी कहेंगे कि सर इसका ईस्ट की ओर मूवमेंट है, ठीक है। अगले में इसका मूवमेंट जो है वो साउथ की ओर हो गया है, फिर अगले में इसका मूवमेंट जो है वो नॉर्थ की ओर हो गया है, और फिर अगले में इसका मूवमेंट फिर से ईस्ट की ओर हो गया है। तो आप मुझे बताइए चल कैसे रहा है, पहले ईस्ट की ओर था, फिर क्या हुआ 90 डिग्री घूम गया, आप कह सकते हैं साउथ की ओर। आप कह सकते हैं कि इधर फेस था, घूम के इधर आ गया। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन में चेंज किया है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ये दिशा कितना बदला है, तो आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज में ये घुमा है 90 डिग्री, कह सकते हैं। उसके बाद ये अपने आप को रोटेट कर लिया, यानी सीधे यहाँ से यहाँ चला गया है, यानी उसके बाद ये घुमा है 180 डिग्री। इसके बाद फिर से ये घुमा है क्या 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री घुमा, यहाँ से यहाँ चला आया। तो एक बात बताइए, पहले 90 घुमा, फिर 180 घुमा, फिर 90 घुमा, तो अगली बार कहाँ घूमेगा 180 घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो एरो 180 घूमेगा, तो निश्चित तौर पे एरो का मूवमेंट ऐसा होगा। जिस भी ऑप्शन में एरो का मूवमेंट वैसा है वही सही होगा, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। अब दूसरा फोकस किस पे करना है, ऑप्शन को देखते जाइए, काटते जाइए, पता चल जाएगा। हमारा दूसरा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा दूसरा फोकस होना चाहिए ये जो रोटेशन हुआ है, ये रोटेशन किस बेस पे हुआ है, उसी पे हमें काम करना है। तो चलिए चेक करते हैं। यहां से यहां आते समय क्या हुआ है समझिए, आर यानी सबसे जो लास्ट में था सबसे पहले चला गया, इसमें आर, आर के बाद पी और टी आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, और आगे की तरफ शिफ्ट होने के बाद आर और ये जो फिगर था आपस में, सॉरी आर कह रहा है, आर तो चला गया है, एस, एस और ये जो फिगर था आपस में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर है, सेम आगे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आगे में क्या होगा, ये लास्ट वाला था आगे शिफ्ट हो गया, और इसके साथ कौन कौन सा शिफ्ट हुआ है, आर और पी शिफ्ट हुआ है, और टी को आपस में चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद चेंज हुआ तो फिर लास्ट वाला स्टार्टिंग में चला गया, ये दोनों आगे शिफ्ट हो गए, और उसके बाद जो था टी और पी आपस में क्या हो गए, यहाँ बदल गए। अब अगला जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कैसा होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, शायद हो सकता है आपको समझ ना आया हो, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इस चारों लेटर का मूवमेंट कैसे हुआ ध्यान से समझिए। आर जो सबसे लास्ट में था स्टार्टिंग में चला गया, तो जब आर जाएगा पी के जगह पर तो इसको धक्का मारेगा, तो पी और टी आगे बढ़ गए, और जो एस इसके जगह पर आ रहा था उस एस ने इसके साथ यानी जो नीचे दिया उसके साथ अपना जगह बदल लिया। अब जब इससे आप आगे बढ़ेंगे तो ये वाला कहाँ आया है, स्टार्टिंग में आया है। तो जब जैसे आर स्टार्टिंग में गया था इसके, वैसे ये वाला बॉक्स स्क्वायर वाला बॉक्स कहाँ गया है, यहाँ, और बाकी सबको क्या किया है, आगे धक्का मारा है। तो सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, टी, और जैसे एस मिला टी को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इसी प्रोसेस को फॉलो कर कर आप इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए तो देखें। टी जाएगा सबसे आगे, तो टी जब आगे जाएगा तो एस को और इसको क्या करेगा, आगे शिफ्ट करेगा, और आर जो कोने पर आएगा किसके साथ अपना स्थान बदलेगा, पी के साथ, पी ऊपर चला जाएगा, आर यहाँ चला जाएगा। जिस भी बॉक्स में ये मूवमेंट हुआ है वही आपका आंसर है, टी एस बॉक्स पी, और यहाँ है आर, यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। किसमें है देख लीजिए, टी एस बॉक्स पी, टी एस बॉक्स पी, ये आपका एरो किधर चाहिए था, उधर चाहिए था, वो भी है, नीचे आर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है इसने क्या दिया है, ये भी पुराने पैटर्न का सवाल है जो बैंकिंग में पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीजीएल ने इसको पूछा है, इसका मतलब सीटी की तैयारी हो रही है। क्या कह रहा है, 7 1 4 8 3 5 6, कह रहा है कि each of the digit in the number 7 1 4 8 3 5 6 is arranged in ascending order from left to right, यानी इसको सजाना है किसके ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। the position of how many digits will remain unchanged as compared to that in the original number, कह रहे कि जब आप इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो अनचेंज रहेंगे, यानी जिनका पोजीशन नहीं बदलेगा, उसी जगह पर सेम रह जाएंगे। तो पहले आप इसको सजा दीजिए, कैसे सजाएंगे, 1 3 4 5 6
7 8, यानी ये जो नंबर दिया हुआ था इस नंबर को हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, बढ़ते क्रम में सजा दिया। सजाने के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, कितने नंबर है जो अनचेंज रहे हैं, जो चेंज नहीं हुए हैं। एक 4 है जो अपना जगह नहीं छोड़ा है, बाकी सारे के सारे नंबर जो है अपने जगह छोड़ चुके हैं। तो वो पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, कितने, तो एक, कितने डिजिट ने अपना जगह नहीं छोड़ा, तो एक डिजिट ने अपना जगह नहीं छोड़ा है, बाकी सारे डिजिट ने अपना जगह छोड़ दिया है। अगला सवाल बिल्कुल बच्चों वाला सवाल आया है, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है, मुश्किल से 5 सेकंड लगा होगा। जो रीजनिंग बना के गए होंगे, जो ऐसे ही सोच के गए होंगे कि मैं ऐसे ही कर लूंगा, उनके लिए थोड़ा ये भी टफ है। यानी ध्यान रखिएगा, जो पढ़ के नहीं जाते हैं ना, उनके लिए भी क्वेश्चन बाहर निकल के बोले होंगे भाई बीसी कर पाया हूँ, पूरा नहीं हो पाया। तो भैया आपने किया ही नहीं है काम ना, तो होगा कहाँ से, है ना। चलिए, ये कह रहा है कि आइए जो क्वेश्चन आपका क्या क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, वर्गीकरण का। 4 आपके वर्ड दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि चारों में से ऐसा कौन सा है जो अलग है बाकी 3 से। यानी 3 ऑप्शन में एक ही नियम फॉलो हो रहा होगा, एक में ऑप्शन अलग होगा। भैया देखते पता चल जा रहा है यार, यहाँ क्या बताऊं मैं, बताओ। 15 गुने 9 यानी 15 नवा 135, 13 नवा 117, भैया 18 नवा 162, लेकिन 11 नवा 99 होता है, 89 दिया है, यही आपका क्या है, बाकी सबसे अलग है। चलिए 11 नंबर सवाल है, ये सवाल आपका आया है डाइस से, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सवाल है, आराम से बना लोगे आप। चलो, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि मोड़ने पर इसके विपरीत क्या जाएगा, यानी आपका जो दिया हुआ है इसके विपरीत क्या जाएगा, बताइए मुझे। आपको पता है कि ओपन डाइस में प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा और इसके विपरीत ये हो जाएगा। तो भैया किसके विपरीत पूछा है, इसके विपरीत, तो इसके विपरीत क्या होगा, तो जिस आकृति में ऐसा सिंबल आपको दिख रहा है वही आपका होगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान। प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। पारा चंपारण वाला के साथ जुड़े रहिए और ऐसे सभी ट्रिक ए टू जेड, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सारे के सारे ट्रिक आपको आसानी से मिलने वाले हैं। इसलिए पारा चंपारण वाले चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपको डेली बेसिस पे ये सारी चीजें उपलब्ध करा पाए। यहाँ ये एक क्वेश्चन है सीरीज का, और कौन सा सीरीज, तो रिपीटेड सीरीज, यानी सीरीज में जो लेटर रिपीट होता है उस पर आधारित क्वेश्चन है। ये सारे बच्चे यानी जो पारा में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखते बना देंगे, उनके लिए ये क्या है, चुटकियों का खेल है। लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए टफ सवाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने इसका तरीका क्या बताया है, आप टोटल इसमें कितने लेटर इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कितनी की जरूरत है, ये तो खाली स्थान दिया उसको भी गिनना है और जो लेटर दिया उसको भी गिनना है, टोटल कितना होगा। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 जब होते हैं तो 15 को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांटिएगा जी, ग्रुप, या तो 3 into 5 में बांटिए, या 5 into क्या कीजिए 3 में बांटिए। अगर 3 into 5 से आपका क्वेश्चन बन जा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं बनता है तो 5 into 3 में बांट के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखता हूँ यहाँ, ताकि आपको क्लियर समझा पाऊँ। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपके हर जगह मिलेंगे। अब देखिए, आप सबसे पहले इसका ग्रुप बनाइए। मैं 3 3 का ग्रुप, पहले छोटा वाला ग्रुप बनाते हैं फिर बड़ा वाला ग्रुप बनाते हैं। छोटा वाला अगर ग्रुप बनाएंगे तो आप मुझे बताइए, देखो देखते पता चल जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो चेंज कर देना जल्दी से, क्योंकि उतना टाइम एग्जाम नहीं होता। अगर आप 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो क्या पहले पोजीशन पर सेम चीज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या करो, इसको चेंज करो। चेंज कैसे करोगे जी, आप जल्दी से जाइए और 5 5 का ग्रुप शुरू कर दीजिए बनाना, जल्दी से। 5 5 का ग्रुप बनाएंगे, 2 4 5, 2 4 5 और 2 4 5। अब देखो 5 का ग्रुप बनाने पर क्या पहले पोजीशन पर सेम आ रहा है, आ रहा है भैया पी। देखो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी पी हो। और आप, मैं मुझे बता रहे हो जादू का छड़ी, अगर ऑप्शन को देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो चुटकियों का खेल है, ध्यान रखना। ये पी जो आपने भरा है ये किस जगह पे भरा होना चाहिए, तो पहले स्थान खाली था, दूसरा स्थान खाली था, तीसरा था, यानी तीसरे स्थान पर पी की जरूरत है। किस ऑप्शन में तीसरे स्थान पर पी लिखा हुआ है मुझे बताओ, 3 4 3 पीस में लिखा हुआ है, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुश्किल से 20 सेकंड। एक बार 3 का ग्रुप बनाओ, जल्दी से देखो क्या मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, नहीं कर रहा 5 का बनाओ, अगर उससे मैच नहीं कर रहा तब दूसरा दिमाग लगाना। मैंने 3 का ग्रुप बनाया, नहीं हुआ काम, मैंने 5 का ग्रुप बनाया, जल्दी से काम हो गया, और ऑप्शन से एक बार में ही कट गया। अगर पूरा आप चेक करना है पूरा चेक कीजिए,
आर है तो यहाँ भी क्या चाहिए, आर चाहिए। तीसरे जगह पर किसकी जरूरत है जी, ए की जरूरत है। चौथे जगह पर क्या लिखा है जी, वाई लिखा है। और पांचवें जगह पर किसकी हो सकता है जी, जेड की हो सकता है। आप देख लीजिए लेटर रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, पी आर ए वाई जी, पी आर ए वाई जी और पी आर ए वाई जेड। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल जो है, ये सवाल जो है किस पर आधारित है, सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित है। आसान सवाल है, टेंशन नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी सी के बाएं 5 है। आप बनाना शुरू कीजिए, डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल आपके लोग कितने हो गए, 7। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर जब मुख करके बैठेंगे तो इनका लेफ्ट राइट भी आपको पता है क्या होगा। आप पहले से लेफ्ट और राइट लिख कर छोड़ दीजिए ताकि आपको राइट लेफ्ट जाने में दिक्कत ना हो। अब सवाल क्या कह रहा है समझो। पहला लाइन कह रहा है कि डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। भैया डी और ए जहां भी होंगे इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। मुझे नहीं पता ए इधर है कि डी इधर है। तो जब तक कोई आपको कंफर्म क्लू नहीं मिलता है आप क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन कौन दाएं बाएं बैठा है इसका आइडिया मेरे पास नहीं है। आगे कह रहा है बी सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। भैया बी सी के दाएं 5वें स्थान पर, तो बी सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठेगा तो बी यहाँ होगा जो सी के दाएं 1 2 3 4 5वें स्थान पर होगा। यानी बी जो होगा दाईं ओर होगा, किसके दाईं ओर होगा, तो सी के दाईं ओर होगा। आगे कह रहा है जी ई के ठीक दाएं है लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। अब समझिएगा यहाँ जी ई के ठीक दाएं लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। जी जो होगा वो ई के ठीक दाएं होगा, यानी ई और जी जब होंगे तो एक साथ होंगे। और क्या दिया है, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर होगा। इसका मतलब है कि ए के बाएं किसी स्थान पर कौन होगा, जी। इसका मतलब ए इस साइड होगा, जी इस साइड होगा, ये भी कंफर्म कर दिया। आगे दिया है कि पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है। अब जो आपके पास डाटा दिया हुआ है इसी डाटा को उठा के आपको यहाँ डालना है। ऐसा कोई भी क्लू आपको नहीं मिला है जिससे आप क्वेश्चन की शुरुआत कर पाए। एक आपके पास डाटा है सी और बी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं, क्या इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। एक मिनट। मिस्टेक है, मैं सोच रहा था डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहला लाइन ही था, ध्यान रखिए मैं यहां लिख रहा हूं डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं। सबसे पहला लाइन यही था जो आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ है। अब देखिए एक ही लाइन के छोड़ने से आपके आंसर गलती होने शुरू हो जाएंगे। ये लाइन हमने क्या किया था, टाइपिंग मिस्टेक किया था। अगर ये टाइपिंग मिस्टेक होगा तो फिर ये सारा चीज क्या होगा, यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब आइए सोचते हैं एक बार, डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति का मतलब है कि डी को जहां रखेंगे उसके बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं। इसका मतलब डी कहां होगा, यहाँ होगा। और जैसे ही डी होगा इसके बाएं केवल कितने लोग बच गए, डी। अब सारा डाटा उठ के यहाँ चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको पता था कि ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, हो गए 2 लोग। अच्छा, इसके बाद क्या बोला था जी कि सी और बी के बीच में कितने लोग, 4 लोग चाहिए। हम सी और बी को कहां रखें कि इसके बीच में 4 लोग हो जाए, तो बी को यहां रखेंगे और सी को यहां रखेंगे, तब इनके बीच में कितने लोग होंगे, 4 लोग। ई और जी जब होंगे तो एक साथ होंगे, इनके लिए जगह खाली कहाँ है, तो यहाँ है। और नाम बच किसका गया जी, तो नाम बच गया है एफ का, एफ को हम यहाँ डाल देंगे। सवाल क्या पूछा है कि पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठेगा, तो आपका आंसर होगा ए बैठेगा। क्लियर है, यानी थोड़ा सा मिस्टेक से सारा क्वेश्चन गलती हो सकता है। अगले सवाल में आइए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला जो सवाल है फिर से लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। और क्या कह रहा है कि कथन, भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों के प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। इसका मतलब है, और उसके बाद दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 6 सबसे बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कलकत्ता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। इसका मतलब है कि जो गांव के लोग हैं, आप जाते होंगे पहले की तुलना में आज गांव की संख्या क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई है। याद कीजिए पहले अगर आपके गांव में एक भोज होता था तो आप 500 लोगों का खाना बनवाते थे, और आज भोज होता है तो 200 लोगों का खाना बनवाते हैं। रीजन क्या है, सारे के सारे लोग किधर भाग रहे हैं, तो शहर की ओर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, किस कारण से भाग रहे हैं, तो भैया उनको पैसा चाहिए,
उनको रोजगार चाहिए, उनको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, यानी जिस चीज की कमी आपके गांव में है उसकी पूर्ति के लिए लोग गांव छोड़ के शहर की ओर भागेंगे ही, ये तो ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, तो सवाल दिया है कि कारण, इसमें भी कुछ छूटा हुआ है मेरे दोस्त, कारण, यहाँ आपको दिया है कारण, यानी इस क्वेश्चन में आपसे कारण पूछा है, पूछा कि अगर ऐसा हो रहा है, इस कथन को जो आपने पढ़ा है, अगर ऐसा हो रहा है कि भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों के प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है, तो 2011 के जनगणना अनुसार अगर ऐसा हुआ है कि 48% निवासी प्रवासी थे इस शहर में, तो ऐसा कारण क्या है, किस कारण से ऐसा हो रहा है, आपको कारण बताना है, कॉज बताना है। तो कह रहे हैं कि शहरों में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है, बिल्कुल सही बात है। शहर में जो प्रवास हो रहा है किसके कारण हो रहा है जी, तो बेहतर भविष्य के लिए हो रहा है। हम भी मान लीजिए देहात में रह के, पैदा देहात में हुए, छोटी सी पढ़ाई हमने देहात में करी, आज आपको यहाँ से क्लास में करा रहा हूँ, यहाँ शहर में खड़ा होकर करा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं अपने गांव से ये काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं शहर में आया हूँ। किसके लिए आया हूँ, बेहतर भविष्य के लिए आया हूँ। और किसके लिए आया हूँ, आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण आया हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा तो मैं गाँव से क्या कर लूंगा, वहां मेरे पास कौन आएगा, मैं वहां से नेट की सुविधा नहीं हो सकती है, लाइट कट जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ये सारी फैसिलिटी को पाने के लिए मैं कहाँ आया हूँ, शहर में आया हूँ, बिल्कुल सही कारण है। दूसरा, प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना, ये सब इलॉजिकल बातें हैं, ये जितनी भी बातें हैं ये सारे क्या है, इलॉजिकल बातें हैं। यात्रा करने वालों को प्रवासी नहीं कहा जाता, वो जाएंगे घूमेंगे और चले आएंगे, उनका प्रवास आपके शहर में रुकने और ठहरने का नहीं होता। एक दिन के लिए कोई अगर आपके घर मेहमान बन के जाता है तो आप उसको प्रवासी नहीं बना सकते, इसलिए ये आपका इलॉजिकल है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक संभावित कारण होगा, यही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला सवाल, अगला सवाल भी आपका आसान है, बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया था आपसे, एनालॉजी का क्वेश्चन है और एनालॉजी में इतने आसान सवाल आएंगे बच्चों ने भी इसका अपना अनुमान नहीं लगाया होगा। 5 गुने 5 तो 25 और 2 गुने 5 तो 10, कौन सा इस लॉजिक को फुलफिल करता है जी, तो 3 गुने 3 9। कुछ नहीं इस सवाल में, ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल मेन से पूछे जाएंगे, बच्चों ने विश्वास भी नहीं किया होगा। आगे आ जाओ, अगला सवाल है, निम्नलिखित 5 आकृतियां एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाती है, उस कौन सी आकृति जो इस समूह से संबंधित नहीं है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, फिगर में पूछा है, कौन सी आकृति होगी जो अलग होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलाते हैं, कौन सी आकृति अलग हो सकती है जी। आप देखिए, सबसे अच्छी प्रैक्टिस आपकी क्या है कि आप इसको रोकें और रोकने के बाद क्वेश्चन को बनाएं, तो आपको मजा आएगा। बाबू टाइपिंग मिस्टेक यार, यहाँ एक आकृति फिर से छूटी है आपकी, यहाँ आकृति दिख रहा है आपको, आकृति चेक कीजिए, क्लियर दिख रहा है जो बनाया मैंने। हाँ, यहाँ देखिए, ये आकृति ऐसी है, और भी आकृति में मिला लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। बाकी सब आकृति ठीक है। चलिए, क्या है आकृति, ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ क्या बना है, इस सब जगह पर गोला बना है, तो आप कहेंगे सर गोला बना है तो सब में गोला है, इसमें गोला नहीं है, तो इसी को आंसर कर दें। एक तो लॉजिक आपको ये मिला कि सर में सर्कल का इस्तेमाल हुआ है बीच में, इसमें सर्कल नहीं है तो ये अलग हो जाएगा। उसके अलावा भी आप दिमाग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं समझिए, ये अंदर वाला जो है षष्ठभुज है, इसमें षष्ठभुज का मतलब कितनी, 6 लाइन होती है, और उसके ऊपर वाला अष्टभुज है, 8 लाइन है, यानी कितना लाइन बड़ा है, 2 लाइन। अच्छा, इसमें एक क्या है, वर्ग है, तो वर्ग में कितने लाइन होते हैं, 4, और इसके ऊपर क्या बना है, षष्ठभुज बना है 6, यानी इसमें भी 2 लाइन बड़ा है। इसकी बात करोगे तो पंचभुज है, पंचभुज में कितना, 5, और ऊपर क्या है, 2 4 6 7, इसमें भी 2 बड़ा है। अच्छा, इसमें आपका क्या है, 3 है, और ऊपर वाला पंचभुज है तो 5, इस सब में कितना लाइन बड़ा है जी, 2 लाइन बड़ा है। लेकिन इसकी बात करोगे अगर तो ये इसमें 3 लाइन होता है, और ऊपर के लाइन में 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 7 का है। तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सर्कल के बेस पे आसानी से छट गया होगा, बच्चे देखते बना दिए होंगे 5 सेकंड में, और दूसरा भी अप्रोच अगर लगाना चाहते हैं तो इस अप्रोच से भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, बी नंबर ही होगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल आ जाइए, अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देखना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आपके बीच गलत चीजों को नहीं रख सकता हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है, उसके लिए आप लोगों को सो सॉरी। ठीक है,
ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका क्या है, इनइक्वालिटी का सवाल है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको समझना है। यहाँ देखिए ये सवाल है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि क्या एस एम से छोटा है। क्या इस आकृति को देख के आपको पता चल रहा है कि एस एम से छोटा की ओर आपका क्या है, क्या है? बिल्कुल नहीं है। एस तो यहाँ एम से बड़े की ओर मुंह किया हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एफ इजकल टू एस, कह रहा है एफ एस के बराबर है, नहीं। ये केस जब ऐसा होता है तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एफ बराबर एस, तो ये डाउट में चला जाता है, ध्यान रखिएगा। जो लोग इनइक्वालिटी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पारा चंपारण के चैनल के साथ रहिए, सब कुछ मिलेगा आपको। एफ बराबर अगर एस कहता है तो ये डाउट में चला जाता है। अगर एफ ऐसे भी देता है तब भी डाउट में चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एफ या तो एस से छोटा होगा या तो बराबर होगा। कंफर्म नहीं है, ना तो बराबर के लिए कंफर्म है ना ही छोटे के लिए कंफर्म है, इसलिए चला जाता डाउट में। और डाउट चीजों को सही नहीं माना जाता। सही तभी किसी चीज को माना जाएगा जब वो 100% ट्रू होगा, नहीं तो वो गलत का सेक्शन में चला जाता है। अच्छा, यहाँ कह रहे आई जे से बड़ा है। आई जे से बड़ा है जी, नहीं। सारे के सारे मुख क्या किए हैं, छोटे की तरफ किए हुए हैं, तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता। चौथा पूछ रहा है कि एम छोटा है डी से। एम छोटा है डी से, बिल्कुल छोटा है। दोनों साइन छोटे की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर। केवल निष्कर्ष 4 इसका क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल सिलोजिज्म से है। कैसे बनेगा सिलोजिज्म, आइए। कह रहा है कुछ कलम किताब है, कुछ कलम को किताब बना दीजिए। सभी किताबें कार है, सभी किताब को कार बना दीजिए। और कुछ कारें चम्मच हैं, कुछ कार को चम्मच बना दीजिए। सवाल क्या पूछ रहा है जी, कुछ चम्मच कलम है, चम्मच यहाँ है, कलम यहाँ, इनके बीच हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता, हम डाउट में हैं। और डाउट को कभी हम सही के पक्ष में नहीं ले जा सकते। डाउट तभी सही होता है जब आपके संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावना पर आधारित होते हैं, तभी डाउट को सही माना जाता है, नहीं तो कहाँ चला जाता है, गलत का सेक्शन में। कुछ किताबें कलम है, कह रहा है कुछ किताबें कलम है जी, हाँ किताब कलम हो सकता है, कंफर्म बिल्कुल, इसलिए आंसर क्या होगा, सही। कौन सा आंसर आप करेंगे, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। यहां आ जाइए, ये सवाल क्या दिया है आपका, ये सवाल दिया है क्रेड। क्रेड का दिया है 7359। इसके बाद दिया पैक, पैक का दिया है 8497। और पूछ रहा है कि ऐसा अगर दिया है तो बताना है डी का कोड। इसमें भी कुछ मिसिंग है क्या, CARD, इसका दिया है 7359। SCR भी हाँ छूटा है, SERV ये आपका छूटा था। इसका कोड दिया है 1256। और एक आपका है पैक, पैक का कोड आपका दिया है 8497, 8497। और आपसे पूछा गया है कि डी का कोड बताइए, इसमें इस क्वेश्चन में डी का कोड क्या होगा। अब देखिए इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं, एक सवाल आता है एलिमिनेशन मेथड का, और एक सवाल आता है ऐसे कॉमन छांट के। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सर डी इसी में से पूछा है, तो जो जिसके सामने है वहीं इसका कोड हो जाएगा। उसकी भी शर्त है, क्या शर्त है, शर्त समझिए। अगर यहाँ ई है, ई दोबारा नहीं है, ए है, हाँ चलो, ए के लिए यहाँ कोड है 5। अगर यहाँ भी सेकंड स्थान पर 5 होता ए के लिए, तो निश्चित तौर पर डी के सामने 9 जो है वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो जिसके सामने होगा वो उसका कोड नहीं होगा। वो तभी होगा जब ए के लिए यहाँ सेम वैल्यू, यहाँ भी ए के लिए सेम वैल्यू दिया होता, तब फिर दूसरा क्या उपाय है, दूसरा उपाय है ना मेरे दोस्त, दूसरा क्या करेंगे समझिए, कॉमन निकालेंगे तीनों में से। ऐसा कोई लेटर बताओ जो तीनों में कॉमन है, हमें डी का कोड पता करना है। तो अगर इन तीनों का कोड पता चल जाए तो डी का जो बचेगा वही कोड होगा। तो कैसे पता करेंगे, देखो तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है पहले बताओ। इन दोनों में कॉमन अगर देखोगे तो यहाँ सी कॉमन है, या आर कॉमन है इसमें और इसमें, ए कॉमन है इसमें और इसमें, और सी कॉमन है इसमें और इसमें। इसका मतलब कि ए और सी ऊपर और नीचे कॉमन है। तो अगर ऊपर और नीचे में सी और ए कॉमन है तो इसका कोड भी ऊपर और नीचे में कॉमन होगा। 7 कॉमन है और 9 कॉमन हो गया, यानी दोनों निकल गए किसके लिए, सी और ए के लिए। आर पहले और दूसरे में कॉमन है तो इसका कोड पहले और दूसरे में होगा, क्या है, 5 5। तो डी के लिए बच क्या गया, 3, यानी इसका आंसर क्या होगा,
3 होगा। क्लियर है? जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो आप कमेंट में डालेंगे जरूर, ताकि मैं उस पर आपको डिस्कस दोबारा भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही लोग के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए आपको जो भी दिक्कत होगी आप सीधा जवाब दें कमेंट में, उस पर चर्चा होगी। यहाँ क्वेश्चन दिया है बटर, बटर का कोड दिया है CWWWSCO। क्या 3 बार W है? क्या है W 3 बार है जी? नहीं जी, यहाँ पे मिस्टेक है। CWWSCO। और यहाँ आपसे एक और दिया है थ्योरी, थ्योरी का कोड दिया है UJHNPV। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है लेटेंट का कोड LATENT, इसका कोड पूछा है। कैसे होगा बताइए? बटर का कोड दिया था CWS, थ्योरी का कोड दिया है THEORY UJHNPV और लेटेंट का पूछा है। तरीका लगाइए, क्या तरीका इस्तेमाल होगा? भैया 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, यहाँ 20 है, यहाँ 23 है, यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, यहाँ 15 है। लॉजिक क्या है? तो पहले वाले में 1 बड़ा है, चलो 1 बढ़ा लेते हैं। दूसरे वाले में 2 बड़ा है, 2 बढ़ा लेते हैं। तीसरे वाले में 3 बड़ा है, 3 बढ़ा लेते हैं। इसके बाद फिर 20 में -1 हुआ है, -2 हुआ है और -3 हुआ है। लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या है जी? तो इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया है, 2 पार्ट में। पहले 3 पार्ट में इस्तेमाल किया गया +1 +2 +3, और लास्ट के 3 पार्ट में -1 -2 -3। सेम उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन बन जाएगा। पहले वाले में +1 +2 +3, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और 20 में 3 जोड़ोगे तो 23 आएगा। 23 का मतलब W होता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से घटना शुरू होगा। -1 करोगे तो D आएगा, -2 करोगे तो L आएगा, और -3 करोगे तो Q आएगा। बता दो MCWDLQ, MCWDLQ, MCWDLQ आपका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, आसान सवाल है। इसमें भी वही काम करना है, आपको ये बदलना है, साइन बदलना है। 163 भागा के जगह पे गुना कर दो 3, प्लस के जगह पे माइनस कर दो 147, गुना के जगह पे भाग कर दो 7, माइनस के जगह प्लस कर दो 1, और इसका वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे? 3 3 9, 6 3 18, 1 3 1 3 1 4, माइनस इसका 7 दूनी 14, 7 1 7 प्लस 1। 490 में से आपको 21 घटाना है, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 469 आपका जिस ऑप्शन में वही आपका क्या है? जवाब है। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल है, क्या कह रहा है सवाल समझिए। यहाँ भी एक प्रश्न दिया हुआ है, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है? ये क्या लिखा हुआ है? किशोर का सुजाता से क्या संबंध? किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, ये आपका सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, पहला दिया हुआ है नव्या किशोर की पुत्री है, विनीता किशोर की पत्नी है। दूसरा दिया हुआ अमन नव्या का भाई है, और सुजाता अमन की इकलौती पुत्री है। सुजाता अमन की इकलौती पुत्री, हाँ ठीक है। तो कह रहा है बताइए, इसका जो क्वेश्चन निकालना है, यानी किशोर का सुजाता से जो संबंध निकालना है, क्या सिर्फ पहले के पढ़ने से निकल जाएगा? तो आओ बनाते हैं। नव्या किशोर की पुत्री है, नव्या जहां भी होगी, यानी नव्या जहां भी होगी, ये किसकी पत्नी, सॉरी, नव्या किशोर की पुत्री है, किशोर की पुत्री है, तो किशोर यहाँ होगा। ठीक है, पुत्री है तो माइनस होगी। विनीता किशोर की पत्नी है, विनीता जो भी है ये पत्नी है, किसकी पत्नी है जी? किशोर की पत्नी है, तो विनीता, तो विनीता का नाम हमने यहाँ डाल दिया। ये पत्नी है तो ये पति होगा। एक बात मुझे बताओ, क्या सिर्फ इसके पढ़ लेने से आपका किशोर का सुजाता से संबंध हो जा रहा है? इसमें तो सुजाता आई ही नहीं। इसका मतलब कि केवल एक कथन अगर पढ़ने से हमारा काम
नहीं चलेगा, यानी जो ऑप्शन दिया एक अकेला पर्याप्त है, जबकि अकेला पर्याप्त नहीं है, अकेला पर्याप्त तो ए नहीं है। अच्छा, दूसरे को पढ़ते हैं। अमन नव्या का भाई है, अगर दूसरे को अलग पढ़ोगे तो अमन नव्या का भाई होगा। अमन को नव्या का भाई बना दो, चलो मैंने भाई बना दिया। सुजाता अमन की इकलौती पुत्री है, और सुजाता को अमन का पुत्री अगर मैं बना भी देता हूं, तो क्या आप मुझे बताइए, इससे किशोर का सुजाता से संबंध होगा? नहीं, यानी अकेले अकेले दोनों को बनाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तब हम दोनों को एक साथ मिला के करेंगे, तो यानी पहले वाले कथन को हमने बना लिया, दूसरे कथन को इससे मिलाते हैं। अमन नव्या का भाई है, अगर अमन को हम नव्या का भाई बना दें, ठीक है, और सुजाता अमन की इकलौती पुत्री है, और सुजाता को उसकी पुत्री बना दें, तब आप मुझे बताओ, इस केस में किशोर का सुजाता से संबंध निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। किशोर यहाँ है, सुजाता, और सॉरी, ये सुजाता होगी, यानी इसकी पुत्री जो है कौन है? सुजाता है। तो इस केस में क्या होगा? बिल्कुल निकलेगा, ये इसके बेटे की क्या है? बेटी है, इसलिए दोनों को मिला के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, यानी एक और दो दोनों एक साथ आवश्यक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अकेले अकेले इनसे काम नहीं होगा, दोनों को मिलाइएगा तब ये काम आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, आपके नॉलेज के बेस पे, इंग्लिश वर्ड का नॉलेज अगर आपको होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्राउड और डेंस, डेंसिटी जो होता है घनत्व है, वो किससे बनता है? डेंस वर्ड से बनता है। तो क्राउड, भीड़ और डेंस, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है? सिमिलर वर्ड है। तो इसी प्रकार स्लोप जो होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है? आप कहीं जाते हैं, आप नहीं देखते कि स्लोप है, बहुत अच्छा स्लोप है, जहां आप क्या होता है? ढलाव, ढलाव जिसको कहते हैं आप। तो इसके जैसा वर्ड कौन सा है? इसके जैसा वर्ड प्लेन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेन स्लोप में अंतर है। स्लोप होता है क्या हुआ? ऐसे जहां आप कहीं ढूलते हैं, ढलाव होता है, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो प्लेन तो होगा नहीं इसका सिमिलर वर्ड, टाइट होगा नहीं, फील भरना होता नहीं है। इस स्लिप वर्ड क्या दिया हुआ है? अरे स्लीप नहीं है, स्टीप है, वही मैं सोच रहा हूँ। ये स्टीप है, स्टीप। स्टीप का मतलब भी वही होता है जो मतलब स्लोप का होता है ना? इसका मतलब ढलाव होता है, इसलिए इस सिमिलर वर्ड से संबंधित है, इसलिए आपका आंसर होगा स्टीप। पता कीजिएगा। तो इसलिए के लिए आपको थोड़ा सा वर्ड पावर चाहिए था, वर्ड पावर अगर होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हो सकता है कि अगर आप हिंदी मीडियम में लिख के दे देता, तब भी आप इसको पकड़ लेते, है ना? उससे दिक्कत नहीं है। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? 24 नंबर भी सवाल वही है, आपको बताना है संबंध, और आपको इसके अनुसार छांटना है। यात्रा करना, सैर करना लगभग एक ही है, ढोना उठाना ये भी लगभग एक ही है, अवलोकन करना, देखना ये भी एक ही है, पास और दूर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आपका आंसर नंबर डी होगा। ये तीनों का आप पढ़ें ध्यान से, आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब सैर कर रहे हैं। अगर आप ढो रहे हैं किसी चीज को, तो किसी चीज को उठाई के ढो रहे हैं, सिमिलर है। अवलोकन करना यानी किसी चीज को आप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं तो देख रहे हैं। इसका मतलब पास और दूर का मतलब, पास और दूर एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हो जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है, ये भी फिर से आपको एक सवाल मिला मैथमेटिकल ऑपरेशन का, फिर वहां यही काम, 3 क्वेश्चन एक ही प्रकार के। क्या लॉजिक है भाई? ये सीजीएल मेंस का एग्जाम ले रहे हैं, मजाक बना कर रखा हुआ आप लोगों ने। एक ही तरह के 3 सवाल, क्या रीजनिंग में प्रश्न नहीं है? रीजनिंग में प्रश्न नहीं है जो आप नहीं पूछ रहे हैं। एक ही तरह के 3 सवाल पूछने का क्या लॉजिक है? 161 डिवाइड की जगह पे गुना करो और लिख दो 4। ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन सेटर है, वो पहली बार क्वेश्चन सेट करने को मिला है, जल्दी जल्दी में उन्होंने क्वेश्चन को सेट कर दिया है। एक ही टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन, ये लॉजिक ही नहीं बन रहा है। 75 भागा 5 प्लस 4, और इसका आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो 4 एकम 4, 6 चौका 24, 2 4 एकम 4 2 6, माइनस 15 प्लस 4, बता दीजिए क्या होगा। तो 648 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 633 आपका आंसर होना चाहिए, जिसपे ऑप्शन में वाई आपका क्या है? सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये फिर से ये वही सवाल है जो आपको सीरीज में मैंने अभी कुछ देर पहले कराया है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, एक तरह के 2 सवाल। टू वी एक्स, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जाना है। वाई ए डॉट डी, ये आपका क्वेश्चन है। इधर विजिबिलिटी है, चेक करना बाबू। चलो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो पहले आपको गिनना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। टोटल आपके जो हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, यानी टोटल इसमें नंबर 20 चाहिए। तो आपको पता है कि दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, या तो 4 into 5 कर लें या तो 5 into 4 कर लें। तो पहले आप छोटा वाला इस्तेमाल करिए, नहीं होगा तो फिर बड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर 4-4 का ग्रुप हम बना रहे हैं तो आप मुझे बताना कि क्या कोई लॉजिक इसमें लग रहा है। शुरुआत ए से हुआ है, इसके बाद यहाँ जी हो गया है, यहाँ एम हो गया है, यानी सब ग्रुप में अलग अलग बन रहा है। तो क्या 5 का इस्तेमाल करें? तो 5 का भी इस्तेमाल करेंगे तो ए के बाद यहाँ आई आ जाएगा, आई के बाद यहाँ पी हो जाएगा। क्या लॉजिक है इसमें? अच्छा, अगर नंबर आपका पोजीशन के बेस पे क्वेश्चन नहीं दिया है तो क्या अल्फाबेट पोजीशन पे दिया है? आओ तो चेक करते हैं। इसका नंबर 1 होता है, इस ग्रुप में जो ए आया इसका नंबर 7 होता है, इस ग्रुप में जो एम आया इसका नंबर 13 होता है, और इस ग्रुप में यहाँ आना चाहिए, यहाँ तो 25 है। अच्छा देखो यहाँ लॉजिक मिला बाबू, 1 के बाद 7 यानी 6 बढ़ा, 7 के बाद 13 यानी 6 बढ़ा, 13 के बाद 19 आना चाहिए, और 19 होता क्या है? एस होता है, और 19 के बाद 25। वेरी गुड, लॉजिक मिला है। अब यहाँ सेकंड प्लेस पर आई आया है, तो इसमें 6 जोड़ने पर आई होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 6 जोड़ने पर आई आ जाए? तो 3 और 6 9, 9 और 6 यहाँ देखो 15, वाह मिल गया। और 15 और 6 21, और 21 और 27 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए के लिए किया जाता है। वेरी गुड। यहाँ आया है 4, 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 और 6 28 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त? तो बी के लिए। यहाँ है 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 किसके लिए इस्तेमाल होता है? डी के लिए। इसका मतलब ये एक अनोखा क्वेश्चन है ना। एक सवाल जो मुझे मिला है थोड़ा सा अच्छा मिला है इस बार सीजीएल मेंस में, जिसमें सब में 6 जोड़ के आपके रिपीट सीरीज को बनाया गया है। क्लियर है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो आपका क्या क्या आपने भरा है? सी भरा है, जे भरा है, आर भरा है, एस भरा है, बी भरा है। देख लीजिए जिस भी ऑप्शन में सी जे आर दिया है, सी जे आर एस बी, वही आपका क्या है? जवाब है। अगला चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है ये। 27 नंबर क्वेश्चन ऐसे सवाल भी एसएससी सीजीएल ने पूछा है। ओ माय गॉड। आइए 49 85 9.97 7 5 12 1 9 8 17 1 18 1 9 9 18 1 19 और 4 1 5। हाँ, इसमें से घटाना है किसको भैया? 5.31 को। एक यानी आपसे पूछा गया है कि लगभग क्या मान आएगा, पहले पूछ दिया लगभग, तो 54.51 या 5 1 से ज्यादा का पॉइंट का हम 55 मान लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 55। अगला सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पंक्ति में कितने लोग हैं ये बताना है, दाएं बाएं नहीं बताना है। और एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, एनपी के बाएं तीसरे स्तर पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, यही आपको बताना है कि इस पंक्ति में कुल संख्या कितनी होगी। अब कैसे पता करेंगे? तो चलिए, कह रहे कि एनपी के बाएं तीसरे स्थान पर उत्तर की ओर मुख है, तो लेफ्ट राइट तो पता है कि लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, ये कंफर्म है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। कह रहा है कि एन पी के बाएं तीसरे स्थान पर, एन जो है वो पी के बाएं तीसरे स्थान पर होगा, 1 2 तीसरा स्थान पर हो गया, ठीक है। एम एन के बाएं तीसरे स्थान पर है, एम जो है एन के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो एम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ओ एम के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ओ जो है एम के बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि ओ और एन के बीच एम बैठा है, तो ठीक है ना, ओ और एन के बीच कौन बैठा है? एम बैठा है, दो इधर तो बीच हो गया। एम और पी के बीच एन बैठा है, एम और पी के बीच में कौन बैठा है जी? एन बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन ठीक था। अगला सवाल है सीरीज का, ध्यान रखिएगा। सीरीज जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा उन्हें बता चुका हूं, जब भी क्वेश्चन की शुरुआत एक छोटे नंबर से होती है और अंत बहुत ही बड़े नंबर पे होता है। शुरुआत 18 से हुआ है और अंत आपका हुआ है 4778, और अंत जो होने वाला वो और बड़ा है। इसका मतलब एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर मल्टीप्लाई बेस पे होगा, ध्यान रखना। 18 के बाद 74 कैसे आ सकता है जी? तो आप कहेंगे सर गुने 4 करके अगर +2 कर दें तो 74 आ जाएगा। 74 के बाद 298 कैसे आ सकता है जी?
तो भैया गुना 4 करके अगर +2 कर दें तो फिर से 298 यानी यहाँ जो लॉजिक आप आराम से चेक कर लीजिएगा, गुना 4 करके +2 जोड़ा गया है, यही लॉजिक इसमें काम कर रहा है। तो 47 78 में गुना 4 कर दीजिए, 8 चौके 32 3, 7 चौका 28 3 31 3, 7 चौका 28 3 31 3, 4 चौका 16 3 19, अब प्लस जोड़ना है 2, तो 19 114 यही आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? और इसका अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इस प्रकार सीजीएल मेंस के रीजनिंग को यहीं करते हैं समाप्त। इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या कह रहा है, क्यू आर की माँ है, भैया क्यू को आर की माँ बना दीजिए, बना दिया मैंने। पी क्यू का पति है, भैया पी पति है तो क्यू का पति बना दो पी को, ठीक है। अगला दे रहा है एस आर का भाई है, भैया एस भाई है आर का, एस को भाई बना दो आर का। पी का एस से क्या संबंध है, ये कौन सा सवाल है भाई, पी यहाँ है एस यहाँ है, पूछ रहा है कि पी का, जिसका संबंध पूछा जाए और जिससे पूछा जाए उसे जोड़ के बताते हैं। पी का संबंध एस से पूछा है, पी यहाँ है एस यहाँ है, कैसे चलते हैं जी, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी और इन्हीं के तो बच्चे हैं ये, तो एस क्या है, इसका बेटा है, और पी इसका क्या होगा, पिता होगा, यही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो पारा चंपारण वाले के चैनल में जिस प्रकार आपको ये एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को डाउट सारे क्लियर कराए गए हैं, ऐसे जो भी एग्जाम आपको आने वाले हैं उसकी तैयारी के साथ साथ जो सवाल पूछे जाएंगे उसका भी डिबेट यहाँ मिलेगा। तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को पूरा देखा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पारा चंपारण वाले के चैनल के साथ जुड़िए, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि डेली बेसिस पे जो आपको चीजें मिलती हैं उसके साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच।